हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात कर लिया। अब बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या चाहिए और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज जाएंगे। बिल्कुल मेरे पास ये वाला लिस्ट है। ये लिस्ट एसबीआई वाले देते हैं। इस लिस्ट को आपको कंप्लीटली ये जो जो सामान दे रखा है इसमें वो सब आपको लेके जाना होता है। ठीक है, तो इसी लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि बायोडाटा फॉर्म एसबीआई वाले प्रोवाइड करेंगे। कॉल लेटर लिखा है, कॉल लेटर भी एसबीआई वाले प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखो कॉल लेटर एक ही लेके जाना है। ठीक है, कॉल लेटर, फोटो, क्रॉस सिग्नेचर और पैन कार्ड का फोटोकॉपी पीछे, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड का फोटोकॉपी पीछे। ठीक है, कॉल लेटर का काम खत्म। कॉल लेटर इज एडमिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बायोडाटा फॉर्म। देखो बायोडाटा फॉर्म भी एसबीआई वाले देते हैं। ये रहा बायोडाटा फॉर्म, मेरे पिछले साल की फोटो लगी हुई है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है बट होनी नहीं चाहिए। एसबीआई वाले 5 कॉपीज मांगते हैं। 5 कॉपीज क्यों मांगते हैं? एक एक जने के लिए 5 इंटरव्यूअर होते हैं, एक एक जने के लिए एक एक कॉपी होती है। सबके हाथ में होगा आपका चिट्ठा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हुआ था कि हमारे में 4 ही थे। लिखे 5 थे कि 5 इंटरव्यूअर होंगे, 5 कॉपीज लेके जाना, बट वहाँ 4 ही थे। तो हमें एक वापस मिल गया था। ये वही है जो वापस मिल गया था। ये पूरा रेडी है। ठीक है, बायोडाटा फॉर्म। तो इसके 5 कॉपीज आपको करनी है। अब 5 कॉपीज किसे करनी है? देखो आपने पहले एक बायोडाटा फॉर्म पूरा भर लिया, फोटो लगाई, क्रॉस सिग्नेचर मारना और इसमें डेट भी डालनी है। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में हम डेट नहीं डालते हैं, इसमें डेट भी डालनी है। डाला, पूरा फॉर्म भर दिया। भरना कैसे वो भी बता दूंगा मैं। पूरा फॉर्म भर दिया और उसके बाद इसकी फोटोकॉपी करा दी 4। तो 4 फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल, टोटल हो गई 5। ठीक है, ऐसे 5 करना है। इसी की 5 मत करवा देना, फिर एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी जो भी डिटेल्स हैं इसमें उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया फोटो और क्रॉस सिग्नेचर और डेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें नॉर्मल जो डिटेल्स है और डिटेल में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं बताता हूँ जिस पे ध्यान देना है। देखो सबसे पहले इसमें आ रहा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू। ठीक है, जब आपके पास बायोडाटा फॉर्म आ जाएगा, जब आप एसबीआई वाले भेज देंगे आपको, तब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे उंगली रख के कर रहा हूँ, वरना ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक डाउट आता है कि हिंदी भरे इंग्लिश भरे। भाई इंग्लिश सुनने में अच्छा लग रहा है, ये तो ऐसी जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ, समझ रहे हो ना, बात करने का एक मीडियम है और कुछ नहीं है इसका, और कोई रोल नहीं है। बस यहाँ मेरी जो एक, अब तुम जो मेंटली रेडी रहना, अगर तुम जो इंग्लिश चुन रहे हो उनके बारे में पहले बात कर रहा हूँ। मान लो जिसने इंग्लिश चुना, मान लो मैंने इंग्लिश चुना था क्योंकि मैंने पूरा इंग्लिश में अपने आप को रेडी किया था, तो मैंने इंग्लिश चुना था। इंग्लिश वालों को रेडी रहना है क्योंकि वो कभी कभार हिंदी में बात कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा और बताओ नवीन जी क्या हाल है, बोल देते हैं वो लोग। उनकी पावर है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में नहीं कि आई एम डूइंग वेल, नहीं, वो हिंदी बात कर रहे हैं तो आपको भी हिंदी बात करनी है। कुछ ऑकवर्ड नहीं करना है, बैरियर नहीं बनना है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले रेडी रहो कि हिंदी में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो वहां पे थोड़ा सा फंबल कर सकते हो, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना कि हिंदी में भी सवाल आ सकते हैं। हिंदी वाले बेफिक्र रहो भाई, तुम्हें इंग्लिश में सवाल नहीं आएंगे, पेचीदा सवाल नहीं आएंगे। हाउ आर यू का सवाल तो आप दे सकते हैं, आई एम फाइन, है ना, पर बहुत तगड़े सवाल इंग्लिश में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपने हिंदी चुना है तो इंग्लिश वाले हिंदी के लिए रेडी रहें क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा है, सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज तो है एटलीस्ट, राष्ट्रभाषा नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इंग्लिश चुनोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। जिसमें आप इंट्रोडक्शन अपना बढ़िया सा रेडी कर सको। मेरे को हिंदी में इंट्रोडक्शन देने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसलिए इंग्लिश चुना था। ठीक है, यही बस एक रीजन है, बाकी मैं हिंदी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और मेरा इंटरव्यू हिंदी में ही हुआ था। बस पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में हुआ था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ नवीन, एंड मैंने इंग्लिश में बकवास कर दी और उन्होंने फिर हिंदी में सवाल पूछ लिया और फिर हम पूरा इंटरव्यू हिंदी में गया था मेरा। छोड़ो इस चीज को, बाकी डिटेल्स आएगी। इसमें लिखा है ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, तो आपको भी ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना बायोमेट्रिक फॉर्म भरने की। इसमें कुछ भी कटिंग वटिंग ना हो जाए, वरना इमेज बन जाएगी तुम्हारी, वहां रेडी हो जाएगी बिल्कुल ऐसे कि ये लो ऐसे से हो तुम। ठीक है, तो कटापिटी ना हो, एक बारी में प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, फिर भरना। ठीक है, बाकी डिटेल्स है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, सब सही है। रिलीजन भर दिया, नेशनलिटी भर दिया। एक चीज ध्यान रखना, जो कॉलम छोड़ रहे हो आप वहां क्रॉस मत मारना, अंडरलाइन मत छोड़ना और खाली तो बिल्कुल मत छोड़ना।
ठीक है, अंडरलाइन भी मत करना, खाली मत छोड़ना। अब करेंगे क्या, वहां पे NA लिख देना, ठीक है। NA क्या है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, वो जरूर डाल देना, जो भी खाली छूट रहा हो, खाली कुछ नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे, इस पेज पे और कुछ बात ही नहीं है, मदर टंग भर देना। और देखो लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो भरना है। लैंग्वेज में आपको मान लो हिंदी आती है ऑब्वियसली, मानना क्या है इसमें, अदर देन इंग्लिश भरना है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी आती है, देखो मेरे को बंगाली भी आती है तो मैंने बंगाली भी लिखा है। आपको जो जो आती है ना वही लिखना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ऐसे नहीं कि आपने हवाबाजी में लिख दिया भाई कि मेरे को जैपनीज आती है, वो पूछ रहे हैं कि भाई चलो जैपनीज में कुछ बोलो, तो भाई वो मत कर देना कि या मैं तेको दास आई, ठीक है, वो मत करना, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो फंडामेंटल है, जो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम है वो है ग्रेजुएशन, तो वहां तक का होना चाहिए। बट जिसका मास्टर्स भी है वो डाल भी सकता है, ना डाले तो भी चलेगा। सही बताऊं, उन्हें अगर पता ही नहीं चलने दो ना कि मैंने मास्टर करी है, तो उन्हें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। बट डाल दोगे तो ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 10th सर्टिफिकेट जिसमें एज प्रूफ हो, यस। जो CBSE वाली होती है, बड़ी सी चादर होती है, उस पर एज भी लिखी होती है, हमारी बर्थ डेट जो लिखी होती है वो हमारा एक्चुअली में बर्थ सर्टिफिकेट मान लो उसे, ठीक है। वही हमारी एज की एक्चुअल रियलिटी बताता है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड और प्रतिशत कितना था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को कि हमारा तो यार CGPA था, मेरा भी CGPA था, तो गूगल पे डालना व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 7.8 CGPA, तो उसका लिखा जाएगा कि नहीं तुम्हारे इतने परसेंटेज है। ऐसे मैंने कन्वर्ट किया था, मेरे भी CGPA था तो मैंने भी कन्वर्ट किया था। मार्क्स, टोटल मार्क्स और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे लिखेंगे अब, तो मैंने क्या किया था, 100 नंबर का होता है, 100 कर दिया और वहां पे मार्क्स भी लिखे हुए थे साइड में, ठीक है। तो उसको बाकी जो भी तुम्हें ठीक लगे, इतना इसकी कोई वैलिडिटी नहीं, मतलब इसका कुछ ऐसा वो नहीं है, ऑथेंटिकेशन कोई चेक नहीं करने आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही है। 12th का भी ऐसे लिखना है, और बैचलर्स में आपने क्या किया था उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रनिंग हैंड राइटिंग यूज कर सकते हो, ब्लॉक लेटर्स की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स, सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स, 3rd 4th 5th 6th, अगर 7th 8th भी आपका बीटेक वगैरह है तो 8 तक के। किसी किसी में ईयरली होते हैं, डाउट आ सकता है, ईयरली एग्जाम्स भी होते हैं, तो वहां पे आप फर्स्ट ईयर वो डाल के फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, सॉरी, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर के ना और पे डाल के फर्स्ट ईयर भी लिखा हुआ है, तो आप वहां पे फर्स्ट ईयर पे भर सकते हो मार्क्स। फॉर्म देखोगे समझ जाओगे, फॉर्म जब आएगा ना तभी वीडियो देखना, मजा आएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जगह दे रखी है, मैंने यहाँ पे NA लिखा हुआ है क्योंकि नॉट एप्लीकेबल, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपने कोई साइड जॉब करी है उसके बारे में एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो, उसकी डिटेल्स पूरी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने की कोई बैंकिंग में कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली है तो उसके बारे में डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपने ट्रेनिंग वाला डाला है तो अच्छी बात है, बट उसमें से आपको फिर बहुत उम्मीद से सवाल पूछेंगे कि आपने क्या सीखा, फिर आपसे और मतलब अच्छे सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपको आने चाहिए, अंडरस्टूड है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे मैं बोलूंगा, जिससे मेरे पे भी सवाल उठा था, मैंने जिसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा था यूट्यूब पे, उस पे भी सवाल आया था, तो मैं रेडी था कि इस पे आएगा ही आएगा, और आया था। हॉबीज एंड अदर इंटरेस्ट, भाई इसको ऐसे लिखना कि तुम्हारे पास इसका ऐसा आंसर हो जिसके आंसर पे क्वेश्चन भी बने ना तब भी आपके पास उसका आंसर हो, समझ रहे हो, जिसकी आपको जड़ पता हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे वीडियो गेम मत लिखना, क्योंकि वीडियो गेम देखो यार, हॉबी वीडियो गेम में काउंट हो सकती है, वीडियो गेम हॉबीज में काउंट हो सकती है, बट इन लोगों को पता क्या चाहिए, ऐसी हॉबी हो तुम्हारी जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो, जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। ऐसा नहीं कि जिससे तुम्हारा भाई स्ट्रेस कम हो, जबकि हॉबीज वही होता है, बट इनको चाहिए कि भाई वो कुछ तुम्हें बना के दे रहा हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो मैं करता हूँ वही डाला था, मैंने एक्सरसाइज डाला था, और एक्सरसाइज इज सेफ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बंदा फिजिकली थोड़ा सा वो है तो आप ये डाल सकते हो, योगा डाल सकते हो, बट योगा इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये फिर आसन वासन पूछ लेंगे, उस आसन का ओरिजिन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। इससे बेटर मैंने एक्सरसाइज डाला। एक्सरसाइज तो भाई ज्यादा तो क्या ही पूछेंगे, कुछ भी बना के बोल दो, इतने एजेड लोग होते हैं उनको नहीं आता समझ। मैं तो स्क्वाट्स वगैरह बोल दिए थे, कहते अच्छा स्क्वाट्स होते क्या, उन्हें पता नहीं होगा, मेरे हिसाब से उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था। एक मैंने वीडियो एडिटिंग लिखा था जिसके बारे में मैंने अच्छे से पता किया था, कौन इंडिया का बेस्ट वीडियो एडिटर है, कौन वर्ल्ड का बेस्ट है,
तो इन्होंने मेरे से एक टर्म पूछी थी कि प्रोजेक्ट क्या होता है वीडियो एडिटिंग में, शायद उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा, तो मैंने बता दिया। तो आपको भी जो भी लिखोगे उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो रीडिंग बुक्स अगर आपने डाला है, सबसे बेसिक जो है ना, आई लाइक टू रीड बुक्स, तो बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी कोई रिसेंटली बुक लॉन्च हुई होगी तो उसके बारे में पता होना चाहिए। फेवरेट राइटर, फेवरेट, समझ रहे हो ना, ये सब पता होना चाहिए। जो हॉबीज वाला सेक्शन है उसमें से सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस, सेम डाल देना अगर सेम है तो। बाकी नेक्स्ट बात करेंगे नॉट एप्लीकेबल वगैरह है ये सब। अच्छा, यहाँ पे एक और वो था कि कोई आपने स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ अगर जीता वीता है तो वो आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पे कोशिश करना 10th से अगर नीचे कुछ जीता है, लाइक हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में जीत गए, म्यूजिकल बॉल में जीत गए, वो सब यहाँ काउंट नहीं होता है। कुछ स्पोर्ट्स होना चाहिए, 10th क्लास से ऊपर होना चाहिए। कोशिश करो 11th 12th तो हो एटलीस्ट, या कॉलेज वॉलेज में हो। देखो मैं कॉलेज वाले में कहाँ गया ये रहा, कॉलेज का सर्टिफिकेट था मेरे पास, क्रिकेट का था, फर्स्ट वगैरह आए थे तो वो लेके गया था मैं, तो ये चलेगा। कम से कम ग्रेजुएशन का हो, 11th 12th का भी चलेगा, 10th से नीचे ना हो। हैंड राइटिंग वाला और म्यूजिकल बॉल, ठीक है, ये सब तो ना हो। स्पोर्ट्स वाला कुछ हो या कुछ अपर लेवल पे हो, ठीक है। अगर तुम राइटिंग कंपटीशन में भी जीते हो तो कॉलेज लेवल पे तो हो एटलीस्ट, कहने का ये मतलब है। तो उसका सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हो और यहाँ पे डिटेल लिख सकते हो कि क्या है। तो मैंने लिखा था फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज टूर्नामेंट, ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट। हाँ, अब बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो सबसे क्रूशियल क्वेश्चन, बहुत लास्ट में लिया है, आई नो बहुत लोगों को इसी से मतलब होगा और उनके लिए बहुत बीच में आ रही है ये चीज डिटेल, मुझे स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, बट उससे ना सीक्वेंस टूट जाता, ठीक है। अब बात करेंगे क्या कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 ऑप्शन क्या है, लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, यानी कॉलेज था मेरा लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में डाल सकता हूँ। अगला क्या दे रखा है, पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब जहाँ पे आप काम करते थे वो लोग भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। और है गेजेटेड ऑफिसर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी है, जिनके पास अपना पर्टिकुलर एक स्टैंप हो, स्टेट बैंक से हो या फिर कोई भी नेशनलाइज बैंक में काम करते हो, उनका बेसिकली जिसके पास स्टैंप हो उनका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ, ठीक है, वो आपको लेके जाना है। तो इन तीनों में से 2 लेके जाने हैं, 2 पे टिक कर सकते हो आप। किसी एक का भी आप 2 लेके जा सकते हो, मतलब गैजेटेड ऑफिसर मान लो आपके पास इंस्टीट्यूट का भी नहीं है, बता रहा हूँ एक केस में हो सकता है, एक गैजेटेड ऑफिसर का ले गए और एक डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर का लेके जाना, सेम ऑफिसर का मत लेके जाना 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मान लो आप इंस्टीट्यूट से भी बहुत पहले पास आउट हुए थे तो आप नहीं लेके जा सकते उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आप कहीं पे एम्प्लॉयड भी नहीं हो अभी, या आपका पास्ट कुछ भी कहीं पे काम धंधा नहीं था, तो आपको 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, ठीक है। एक चीज ये और एक क्या मांगते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, ये वाला जो सर्टिफिकेट होता है, ये भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है और स्टैंप के साथ। तो यहाँ पे आपको 3 की जरूरत नहीं होगी, जो 2 सर्टिफिकेट आप बनवाओगे ना गैजेटेड ऑफिसर से, उनमें से किसी एक से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो आप, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आई होप, ठीक है। तो 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से और एक किसी भी इन दोनों में से एक से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास कॉलेज का सर्टिफिकेट हो तो बहुत बढ़िया बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसकी जो वैलिडिटी होती है, मान लो आप कॉलेज से आज बना के लाए हो, ठीक है, तो ये 1 साल तक वैलिड होगा, ठीक है, 1 साल तक वैलिड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि 2 रिस्पेक्टेबल रेफरीज, ठीक है, उनके एड्रेस और ऑक्यूपेशन, कोई भी आसपास के पड़ोस के भैया ले लेना या कोई दोस्त के फादर ले लेना, ठीक है, जो कहीं पे वर्किंग हो, ठीक है, कुछ भी जॉब वॉब करते हो, किसी को भी मत उठा लेना कि भाई ये रहा मेरा टॉमी, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। कोई वर्किंग पर्सन हो, उसके 2 रेफरेंस आपको लेने हैं, किसी को भी ले लो, अपने घर के नहीं होने चाहिए, पड़ोसी आस पड़ोस कोई भी 2 उठा लो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे अपना प्लेस वगैरह डालना है जहां से आप हो, और सिग्नेचर मारना है, और यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना है, वो वहीं पे जाकर डालना है, ठीक है। अब खत्म। अब लास्ट में लिस्ट पे जो ये तो हो गया बायोडाटा फॉर्म, कॉल लेटर जो आपके पास है, ईमेल में जो कॉपी होगी इसमें लिखा हुआ है ईमेल कॉपी। नेक्स्ट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, उसका ही मैंने बता दिया, 2 में से एक गैजेटेड ऑफिसर से करवा लेना। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एज, उसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा,
10th का जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही होता है, बड़ा सा जो होता है चद्दर जैसा, वो लेना है आपको। अब बात करेंगे ग्रेजुएशन मार्कशीट की। देखो ग्रेजुएशन मार्कशीट किसी की सेमेस्टर वाइज होती है, किसी की ईयर वाइज होती है। मेरे पास सेमेस्टर वाइज थी तो सारी चाहिए। ईयर वाइज वालों की भी 3 ईयर की चाहिए या 4 ईयर की, जो भी है। बीटेक है तो 4 ईयर और सेमेस्टर वाइज है तो 8 हो रही है, समझ रहे हो ना। 1 ईयर मतलब 2 सेमेस्टर। तो ये सारी मार्कशीट आपको लेके जानी है, सारी ओरिजिनल, ठीक है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन की एक डिग्री होती है, आपने देखी होगी। ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो ग्रेजुएशन डिग्री अपनी लेके जानी है, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो अगर तुम एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय रह चुके हो कहीं पे, वहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक मान लो कि ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये जरूर निकाल के ले लेना, अपना जो भी तुम्हारा बॉस है उससे निकलवा लेना, ठीक है। और हो जाता है कि जो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग मेडिकल कैटेगरी, ठीक है, जो भी पहले काम कर चुके हैं उनका भी होता है। मेडिकल कैटेगरी में एक सर्टिफिकेट निकाल के देते हैं, वो भी चाहिए, ठीक है। अब जिनके में केसेस नहीं है, तुम कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं हो, वो सबसे सेफ है, उनको कुछ ये सब लेके नहीं जाना। तो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन है, एक है एनक्लोज्ड, एक है नॉट एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब आप लेके जा रहे हो, नॉट एनक्लोज्ड मतलब आप नहीं लेके जा रहे हो। तो अगर आप लेके जा रहे हो तो यहाँ टिक मारना, नहीं लेके जा रहे हो तो यहाँ टिक मारना। ऊपर के जो भी चीजें है ना ये लेके जाने हैं, तो यहाँ तो टिक होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो टिक नहीं होगी ना वो इन चीजों में होंगे, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो नॉट एनक्लोज्ड, नहीं करी है तो नॉट एनक्लोज्ड, ठीक है। और जैसे एक्स सर्विसमैन आप नहीं हो पहले कहीं पे, तो वहां पे नॉट एनक्लोज्ड, ठीक है। लास्ट में लिखा है अगर आपने किसी करिकुलर एक्टिविटी में अगर आपने पार्ट नहीं लिया है या लिया है तो वहां पे एनक्लोज्ड या फिर नॉट एनक्लोज्ड। अगर आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो तो एनक्लोज्ड, नहीं लेके जा रहे हो तो नॉट एनक्लोज्ड। सिंपल सीधी बात। यहाँ पे डेट डाल देनी है। डेट कब की डालनी है? बढ़िया सवाल। ये डेट है एग्जाम वाली नहीं, जिस टाइम आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है। जब बैठ के आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस दिन की डेट डाल दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंटरव्यू वाली डेट मत डालना, जिस दिन में इंटरव्यू उससे पहले किसी दिन की डेट डाल देना, उससे एक दिन पहले की भी डाल देना चाहे। यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल दिया, बस खत्म, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बता देता हूँ। बायोमेट्रिक फॉर्म कह रहा हूँ, बायोडाटा फॉर्म के 5 कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स की 1 कॉपीज, ठीक है। फोटोकॉपी कोशिश करना 5-5 ले जाओ, कि कभी कुछ दिक्कत आ जाए, कभी कुछ हो जाए, कब दिमाग घूम जाए। बेटर है 5-5 ले जाओ, या 2-2 तो ले ही जाओ, ठीक है। वैसे 1-1 ही चाहिए होगी। बाकी मैं तो 5-5 लेके गया था भाई, मैं बहुत सेफ खेलता हूँ। तो कोशिश करो 5-5 फोटोकॉपीज ले जाओ, जो चाहिए होगी ऐसे दे देना कि ये लो, ठीक है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। जो इंटरव्यू के लिए पहली बार जाने वाले हैं बहुत मजा आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत इज्जत मिलती है, बटोर नहीं पाओगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। और बात करेंगे अब जीडी और जीईई की ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू की बात भी मैं शायद अगली वीडियो में ही कर लूंगा, ठीक है। चलो बाय।